हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। ग्लैंस एकेडमी के द्वारा दोस्तों यूपी पीसीएस प्री 2023 को टारगेट करते हुए घटना चक्र 2022 की एक कंप्लीट सीरीज शुरू की गई है। और इसी सीरीज में आज हम स्टडी कर रहे हैं सामान्य भूगोल, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और आप देखेंगे 1990 से 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनके एमसीक्यूज इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा में भी पूछे गए प्रश्न को इनमें शामिल किया गया है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इन सभी वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको एक दिन में कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट पर दी जा रही हैं, जिससे आप 14 जो मई आपकी डेट है एग्जाम की, उससे पहले पहले पूरी तरीके से रिवीजन कर लें और अपने आप को तैयार कर लें, ताकि पीसीएस आपका जरूर निकले इस बार प्री। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम स्टडी करेंगे इसमें हिम रेखा और हिमनद। इससे पहले हम लोगों ने नदी, घाटियाँ, जो चोटियाँ थी, पर्वत थे, भारत का क्षेत्रीय विस्तार, प्रादेशिक विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, ये सारी वीडियोस हमने कंप्लीट कर लिया। अगर अभी तक आपने वो ना देखी हो तो प्लीज़ पहले उसको ज़रूर देखिएगा, जिससे आगे आपको चीज़ें समझ में आए। चलिए पहले हम नोट्स को देख लेते हैं। हिम की निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं, यानी हिम की जो निचली सीमा, यानी कि जो बर्फ़ जिस निचली सीमा तक जम सकता है उसको हम बर्फ़ यानी हिम रेखा कहते हैं। जैसे अक्षांशों, उच्चावच, वर्षण यानी कि वर्षा की जो मात्रा होती है, ढाल और स्थानीय स्थलाकृतियों में भिन्नता के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिम रेखा अलग अलग देखने को मिलती है। परंतु एक औसत हिम रेखा की ऊंचाई की बात करेंगे तो 5500 से लेकर 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पर पाई जाती है। यानी महान हिमालय जो वृहद हिमालय है, जो ट्रांस हिमालय के बाद इसका विकास हुआ है, इसमें लगभग 6000 ऊंचाई तक जो है कि आपको हिम रेखा देखने को मिलेगी। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिम रेखा जो है कि 5800 मीटर है और पूर्वी हिमालय की 4300 मीटर है। देखते हैं कि कराकोरम, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पाई जाती। पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख पूरा लिखा जाता था, लेकिन अब लद्दाख हो गया है तो लद्दाख में। और अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय का जो लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, वो हिमनदों से यानी कि बर्फीले क्षेत्रों से ढका हुआ है। हिमालय के जो प्रमुख हिमनद है, जैसे महान हिमालय और परा हिमालय, जिसको हम ट्रांस हिमालय भी कहते हैं, जिसमें कराकोरम, लद्दाख और जास्कर की श्रेणियाँ आती हैं, इनके पर्वतों में विद्यमान है। जैसे कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों में हिमनद जो पाए जाते हैं, साथ ही लघु हिमालय के हिमानी छोटे होते हैं और पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों में बड़े हिमनदों के अवशेष भी मिलते हैं। जबकि पीर पंजाल और धौलाधर जो है कि किस में आते हैं, ये आपके महान हिमालय में आते हैं। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद जो होता है वो सोना पानी है। लाहुल स्पीति प्रदेश की चंद्रा घाटी में स्थित है। कराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकारों के हिमनद विद्यमान है, जैसे सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो, ससाइनी। चौराबाड़ी, जो चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। साथ ही हम देखते हैं इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढलान की दूरी मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया है, जिसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे मिलाम हिमनद, यह भी उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में है और अवस्थित मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद से शारदा नदी यानी कि काली गंगा का उद्गम होता है। किससे होता है? मिलाम से। तो काली गंगा या शारदा नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड के मिलाम हिमनद से होता है। आगे हम इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे ग्लेशियर की बात करते हैं। जब ये प्रश्न अक्सर डाउट में पूछा जाता है कि सियाचिन बड़ा है या ससाइनी, तो आपको समझना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपी पीसीएस के अनुसार सियाचिन को जो है कि सबसे बड़ा ग्लेशियर माना गया है, जो कि स्रोत कह दिया भारत का भूगोल, लेफ्ट प्रोफेसर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के अनुसार जो है कि ससाइनी को माना गया है, जिन्होंने इन 3 स्रोतों को जो है कि अपनाया है। अब आपके प्रश्न आएंगे दिमाग में कि सर हम फिर इसको सही किसको माने, तो आगे इस चीज़ को हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ग्लेशियरों की माप हेतु पुस्तकों को कितना उत्तम स्रोत माना जा सकता है, जबकि इनकी लंबाई एवं क्षेत्रफल के लिए वास्तविक सर्वेक्षण आधारित स्रोत उपलब्ध हैं, जैसे रिकॉर्ड्स ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री। ये सारे के सारे हमारे पास रिकॉर्ड हैं, जिसमें कहा गया कि सियाचिन की लंबाई 45 मील है, जबकि ससानी की लंबाई 11 मील है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फेटचेनको ग्लेशियर है, जो पामीर क्षेत्र में स्थित है, जबकि सियाचिन दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इंटरनेट पर उपलब्ध लगभग सभी स्रोतों के अनुसार ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फेटचेनको तथा दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन को माना गया। तो इसी क्रम में ससाइनी का स्थान बहुत ही पीछे चला जाता है। देख सकते हैं सियाचिन जो है कि कितना आ रहा है, 76.64 किलोमीटर क्षेत्रफल है। ससाइनी का जो है कि लंबाई 17.85 किलोमीटर जो है कि इसका है। तो अब हम देख लेते हैं। स्पष्ट है कि सर्वेक्षण आधारित स्रोतों में सियाचिन एक विशाल ग्लेशियर है, ससाइनी का कोई उल्लेख स्थान नहीं है। अतः अभी भी ससाइनी का सियाचिन से बड़ा ग्लेशियर होने का दावा वाद योग है, यानी कि अभी ये डिबेट में है। तो इसलिए हम आगे देख लेते हैं भारत के प्रमुख हिमनद। अगर आप मैप में देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए बाल्टोरो है, बियाफो है, हिस्पर है, सियाचिन है, द्रांगद्रुद है। तो
अगर आप इस रेखा को देख पा रहे होंगे कि ये जम्मू कश्मीर का पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट हो गया, जम्मू कश्मीर। तो ये जितने भी आप ग्लेशियर देख रहे हैं ये सारे के सारे लद्दाख में हैं, द्रांग द्रोंग, सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो, हेस्पर। वहीं उत्तराखंड की आप ये लोकेशन देख पा रहे हैं इतने में, जिसमें मिलाम, पिंडारी, कफनी, गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपत, और ये रहा सिक्किम जहाँ पे जेमू ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर है। तो ये ग्लेशियरों की एक लोकेशन है। आइए और भी इस पर हम डिबेट जान लेते हैं, डिटेल। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि स्थिति क्या है, सियाचिन की बात करेंगे या बियाफो की बात करें या हिस्पर की बात करें या बाल्टोरो की या चोंगालुम्मा की या खारदोजिन की। तो ये सभी की सभी जो है कि कराकोरम रेंज में। और आपको पता है कराकोरम रेंज कौन से यूटी में आती है, तो हम जानते हैं कि लद्दाख। इसका मतलब ये सारे के सारे जो है कि ग्लेशियर किस में आते हैं, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, जम्मू कश्मीर में नहीं आते हैं ये सब। आगे देख लेते हैं कश्मीर के कितने हैं, तो केवल 2 रह गए हैं, रीमो और पुनमा, ये कश्मीर में आते हैं। वहीं गंगोत्री उत्तराखंड में आता है, जेमू नेपाल या सिक्किम में आता है, दोनों में। ससाइनी भी कराकोरम में आता है, रूपल कश्मीर में आता है और दियामीर भी कश्मीर में आता है। अगले प्रश्न पे हम सीधे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं बीपीएससी प्री 1994 का प्रश्न है, हिमालय में हिम रेखा निम्न में से किसके बीच में होती है। तो 4300 से लेकर 6000 मीटर पूर्व के बीच में पाई जाती है, पूर्व में। देखिए यहाँ लिख रहा है हिमालय में औसत हिमरेखा की ऊंचाई उत्तरी भाग पे 5500 से 6000 है, वहीं महान हिमालय के दक्षिणी भाग पे 4500 से 6000 है। पश्चिमी हिमालय की औसत रेखा की बात करेंगे 5800 है, जबकि पूर्वी हिमालय की 4300 है। तो 4300 से लेके 6000 ही मैक्सिमम है, इसी के बीच में पाई जा रही है। अगला प्रश्न है, सियाचिन हिमनद कहाँ पे है, अक्साई चीन, गिलगिट, लेह या नुब्रा। तो नुब्रा घाटी के उत्तर में है। नुब्रा घाटी कहाँ पे, जैसे ये कराकोरम रेंज है, ये लद्दाख रेंज है, तो यहाँ पे जो है कि आपकी जो कराकोरम रेंज है, यहाँ पे लद्दाख के उत्तरी पॉइंट पे यहाँ पे नुब्रा घाटी है। जबकि सियाचिन ग्लेशियर जो है कि जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से कुछ भारत का मैं मैप बनाता हूँ तो कुछ इस तरीके से है, और इधर आपका चीन है। सियाचिन ग्लेशियर अक्साई चीन के पश्चिम में, गिलगिट के पूर्व और लेह के उत्तर और नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आता है। किस में आता है, ये लद्दाख में आता है। अगला प्रश्न है, कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे जो है कि सीधा सीधा दे रहा है सियाचिन, तो सही जवाब हो जाएगा सियाचिन। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है, कंचनजंगा, गंगोत्री, रुंडनू या केदारनाथ। अब ये उत्तराखंड स्पेशल हो गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि गंगोत्री। और उस समय यूपी पीसीएस प्री 95 में उत्तराखंड का विभाजन नहीं हुआ था, उत्तराखंड हमारे यूपी का ही हिस्सा था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा विशालतम हिमनद है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, सियाचिन। देखिए ये यूपी पीसीएस प्री 2017 का क्वेश्चन है, डिबेट हुआ था कि ससाइनी होगा या सियाचिन। तब यहाँ पे पूरी जानकारी आपको दी गई है कि ससाइनी जो है कि कराकोरम में है, लेकिन इसकी लंबाई केवल 17.85 किलोमीटर है। गंगोत्री की बात करेंगे तो उत्तराखंड में, जेमू सिक्किम में, जबकि सियाचिन की बात करेंगे तो कराकोरम में आता है जो कि 76.64 है। और ससाइनी से तो बड़े जो है कि 26 और 25 गंगोत्री और जेमू ही है, इसलिए सियाचिन को ही सही आंसर माना जाएगा और आयोग ने भी इसी को माना है। अगला प्रश्न है, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है कहाँ पे, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। कितने किलोमीटर की रेंज में है, 4 किलोमीटर की रेंज में इसका दक्षिणी भाग पड़ता है। अगला प्रश्न, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या होती है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या होती है, सबसे कम या सबसे अधिक, विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान, या हिमालय के हिमनदों के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है। तो बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक होती है हिमालय के हिमनद की पिघलने, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इन सब चीज़ों पर। देखिए यहाँ पे समझते हैं, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है। गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। इसके परिणामस्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है। अगला प्रश्न क्या होता है, हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में स्थित है। अब कुमाऊं में कौन सा था, हिस्पर नहीं है, कराकोरम में, जेमू ये आपका सिक्किम में है, मिलाम और रूपल। तो सही जवाब हो जाएगा मिलाम, क्योंकि मिलाम ही उत्तराखंड में है। गंगोत्री, यमुनोत्री ये सारे के सारे वहीं होते हैं। और इसी मिलाम से आप देखेंगे कि शारदा या काली नदी का उद्गम क्षेत्र भी होता है। अगला प्रश्न है, हिमनद और नदी मिलानी है, तो बंदरपुंज से कौन निकलती है, यमुना नदी निकलती है। यहाँ पे पूछ रहा है कि सही सुमेलित कौन सा है। बारासिगरी, मिलाम से कौन सी निकलती है, सियाचिन से कौन सी निकलती है, जेमू से कौन सी निकलती है। तो सियाचिन तो नुब्रा है, तो अब आप देख सकते हो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, मतलब 1 2 4। तो पहला तो मैंने पहले ही बताया, सियाचिन को भी मैंने बताया, और दूसरा बारासिगरी ये चिनाब नदी पे है। तो ये 1 2 4 इस करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए, बंदरपुंज जो है कि यमुना नदी निकलती है, बारासिगरी से चिनाब नदी, मिलाम से गोरी गंगा यानी गंगा निकलती है, सियाचिन से नुब्रा और जेमू से तिस्ता जो कि सिक्किम से निकलती है।
चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे हम देखते हैं। इसी के बाद हम पढ़ते हैं पठार। पठार को भी इसी में हम कवर करेंगे। और पठार जो है कि सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो पठारों की ऊंचाई वहाँ पे ज़्यादा होती है, हिमालयी क्षेत्रों में पठार नहीं मिलते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं। इसी में प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। कार्बोनीफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। कार्बोनीफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। जबकि क्रिटेशियस युग, कौन सा युग? क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार हुआ, जिससे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। यानी कि जो दक्षिणी पठार है या दक्षिण भारत का जो हिस्सा है, जो कि दक्कन ट्रैप का निर्माण इसी से होता है। ज्वालामुखी उद्गम वो कब हुआ था? क्रिटेशियस युग में हुआ था। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलों का निर्माण हुआ। यानी कि बेसाल्टिक जो ज्वालामुखी हुआ, जो तरल पदार्थ में निकला था कुछ इस तरीके से, न कि ऐसा ज्वालामुखी नहीं निकला, इसको हम पर्वतनुमा कहते हैं, बल्कि ये निकला था पिघलता हुआ, इस तरीके से सरकता हुआ, तो इसलिए बेसाल्टिक होता है। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ। तो माना तो क्रिटेशियस काल से जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी, छिछली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां होती हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग थे, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। यहाँ पे दो भाग थे, एक मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों को हम मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। अब आपको ये समझना है कि नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये रहा गुजरात से हिस्सा जो है कि कुछ इस तरीके से, और ये आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल के आसपास हो गया। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है, और इसके ऊपर का जो पठारी एरिया होता है वो मालवा का पठार होता है, और बाकी ये जो एरिया होता है वो दक्षिण भारत का पठार होता है। यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं इसको हम मालवा का पठार ऊपर हो गया, और ये नर्मदा नदी हो गई, और यहाँ पे ये दक्षिण भारत का पठार आता है। देखते हैं तो मध्य उच्च भूमि के नाम से मालवा के पठार को हम जानते हैं। मध्य उच्च भूमि जो है पश्चिम में चौड़ी होती है, परंतु पूरब में संकीर्ण होती है, यानी कि पतली हो जाती है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को ही हम बुंदेलखंड या बघेलखंड दो नामों से जानते हैं। अब प्रश्न आता है यहाँ पे कि बघेलखंड में कौन से जिले आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बघेलखंड में केवल दो जिले आते हैं। एक तो आता है सोनभद्र और दूसरा आता है हमारा मिर्जापुर। ये यूपी के दो जिले आते हैं। बाकी बुंदेलखंड में तो आप लोग जानते हैं कि महोबा, जालौन, ललितपुर, ये सारे के सारे 5-6 जिले आते हैं उधर के, और कुछ एमपी के भी जिले आते हैं। लेकिन बघेलखंड में मुख्य रूप से सोनभद्र और मिर्जापुर, ये दो जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न है, टॉपिक है मतलब इसी में दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्यतः झारखंड के रांची, हजीराबाग या हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूमि, पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले, यानी कि छोटा नागपुर पठार का जो विस्तार है मुख्य रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इस पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्र गंभीर है। मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी होती हैं जो मालवा के पठार से निकलती हैं? तो मुख्य रूप से चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की तरफ बहती हैं, उत्तर पूर्व की तरफ। यानी दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या हो गया? कुछ इस तरह से जो है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये रहा आपका एरिया, ये क्या हो गया? ये वाला एरिया दक्षिण पश्चिम हो गया, और उत्तर पूर्व ये वाला एरिया हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम जो है कि, तो इस तरीके से बहती है। किधर बहती है? इधर। इसीलिए जो है कि ये सारी की सारी यमुना और गंगा नदी में आके मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? गंगा और यमुना में। इसी में हम देखते हैं तो ये किधर बहती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। ये नदियाँ इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं कि ढाल किधर है? इस तरफ है ढाल जो है कि, तभी तो ये नदियाँ इधर जाती हैं। और मालवा का पठार लगभग 350 किलोमीटर 530 किलोमीटर और लगभग चौड़ाई इसकी 390 किलोमीटर, प्रायद्वीप के लगभग इतने हजार यानी 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे इसका विस्तार है। इसका उत्तरी सीमा अरावली और दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड के पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी अगर हम मालवा के पठार की कुछ लोकेशन अगर हम ट्रैक करें तो आप देख सकते हो, यहाँ तो अरावली बिंदु हो गया, यहाँ विंध्य श्रेणी हो गया, और इधर जो है कि बुंदेलखंड का पठार हो गया। तो कुछ इतना एरिया जो है कि ये कवर करता है। ये वाला एरिया जो है कि मालवा का पठार कवर करता है। और इससे निकलने वाली नदियाँ क्या होती है? सामान्यतः एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की ओर बहती हैं, न कि गुजरात की तरफ। तो कुछ ऐसी लोकेशन इसकी बनेगी मालवा के पठार की। आपको इमेज क्रिएट होगी जब माइंड में, तो प्रश्न बहुत ईजिली आप समझ पाएंगे। देखिए, आइए मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। ये रहा, ये तो रहा आपका यहाँ पे अरावली, और यहाँ पे है विंध्यन श्रेणी, और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये कौन सा? बुंदेलखंड। तो कुछ इसी तरीके की तो लोकेशन बनी। और यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है, ये यहाँ पे मेघालय का पठार है, जो मालदा गारो गैप से जो है कि अलग हो गया है।
और फिर हम दक्षिण भारत की बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, जिसमें महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार और ये दंडकारण्य क्षेत्र और दक्कन का पठार, ये पूरा का पूरा दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। पढ़ते हैं। दक्कन का पठार जो है कि एक त्रिभुजाकार भाग है, कुछ इस तरीके का त्रिभुजाकार भाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। क्योंकि आपको हमने अभी बताया कि नर्मदा नदी अगर यहाँ बह रही है तो इसके उत्तर में तो मालवा का पठार है और इसके दक्षिण में इस तरीके से त्रिभुजाकार आकृति में आपका कौन सा जो है कि पठार है यहाँ पे, यही आपका जो ये वाला पठार है दक्कन का पठार कहलाता है। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर और मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए फेमस होती है और सबसे अधिक जो है कि काली मिट्टी में जो कपास की खेती होती है वो गुजरात में होती है, जिसका निर्माण बेसाल्ट के लावा अपक्षयन या अपरदन के फलस्वरूप हुई है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक खंडित है, अपर्दित पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है। इसे स्थानीय रूप में जो है कि मेघालय का पठार कहा जाता है। कार्बी एंगलांग का पठार तथा उत्तर कचार की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है इसको स्थानीय रूप में। वहीं अगर हम बात करें, यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। कौन सा अलग हो गया है? हमारा जो मेघालय का पठार है, अभी हमने दिखाया यहाँ पे, तो ये मालदा गैप से अलग हो गया है। मालदा गैप जो कि पश्चिम बंगाल में है, मेघालय व कार्बी एंगलांग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया। आइए हम इसको देख लेते हैं एक बार, ये कैसे अलग हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में यहाँ पे मालदा गैप जो है इससे छोटा नागपुर पठार और मेघालय के पठार अलग हो गए। यहीं पे गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों पहाड़ियाँ भी इसी पठार में मिलती हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम आज के इस प्रश्न के सेशन को। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किस युग में हुआ था? तो हमने बताया था कि दक्कन का पठार जो है कि क्रिटेशियस युग के अंतिम चरण में शुरू हो गया था। तो ए ऑप्शन इस करेक्ट हो गया। उत्तराखंड पीसीएस प्री जो है कि एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। आइए देखते हैं इसको। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का तो निर्माण हो रहा था, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार हुआ जिससे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ और ये बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों से निर्माण इसका हुआ, वो भी क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हो गया था। अगले प्रश्न को देखिए। मेघालय का पठार हिमालय श्रेणी का है या पूर्वी घाट पर्वतों का, प्रायद्वीपीय खंड का या सतपुड़ा श्रेणी का? तो बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रायद्वीपीय खंड का ही जो एक हिस्सा है जिसको हम पूर्वी हिस्सा कहते हैं, जो मालदा गैप से अलग हो गया है। अगला प्रश्न है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं कहाँ पे? योजोइक महाकल्प या पैलियोजोइक या मेसोजोइक या सेनोजोइक? तो डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, सेनोजोइक। बीपीएससी प्री 1996 में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला जो है कि धनबाद क्यों है? ऐसा छोटा नागपुर पठार क्योंकि उपजाऊ मिट्टी और दामोदर से निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई का निर्माण होता है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना, या खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी वाला। क्या हो जाएगा? खनन उद्योग का विकास हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर बढ़ रहा है, इसलिए धनबाद जो है कि ज़्यादा डेवलप है। देखिए धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक संस्थापन के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कृषि के लिए तो उपयोगी नहीं होती है, तो वहाँ के लोग कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या का केंद्र नहीं हो सकता। यहाँ उपयोगी मिट्टी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा फोकस की गई है। छोटा नागपुर का पठार क्या एक अग्र गंभीर है? ये हमने बताया था कि आगे की ओर ढलान की ओर है, तीव्र ढलान है इसमें जो है कि पाया जाता है, तीव्र ढलान है। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पर्वत है? अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे अरावली है और यहाँ आपका विंध्यन है और यहाँ पे हमने बताया था कौन सा, बुंदेलखंड, तो ये वाला जो लोकेशन बन रहा था ये मालवा का पठार था। कौन सा पठार था? मालवा का पठार। और मालवा के पठार के नीचे ही सतपुड़ा नदी बहती है। कहाँ पे? सॉरी, नर्मदा नदी बहती है और इस नर्मदा नदी के नीचे ही त्रिभुजाकार जो है कि दक्कन का पठार है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली और दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित होती है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, ये कहाँ पे अवस्थित है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, या फिर अगला ऑप्शन होगा आपका
झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, झारखंड। तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, क्योंकि ये मुख्य रूप से ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ओडिशा में फैला हुआ है, फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, यहाँ तेलंगाना में फैला हुआ है और यहाँ छत्तीसगढ़ में और यहाँ पे महाराष्ट्र में। तो ये कुछ इस तरीके से भारत का जो है कि जो लोकेशन बनता है। तो ऐसे 5 क्षेत्रों में दंडकारण्य क्षेत्र विकसित है। अगला प्रश्न, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एक से अधिक क्यों? क्योंकि ओडिशा में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, तेलंगाना में भी है। तो चारों में, इसलिए ई ऑप्शन सही हो गया। अगला, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? भाई भारत का ये जो पूर्वी हिस्सा यहीं पे तो स्थित है ये, तो सॉरी मध्यवर्ती होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र तक में भी ये आ रहा है, तो ये मध्यवर्ती ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? अगर हम भूतात्विक दृष्टि से देखेंगे तो खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ हैं ये सबसे अधिक पुरानी पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो देखिए, भुवन की पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, जयंती पहाड़। तो मेघालय पे आपको गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों तो मिलती हैं, लेकिन भुवन पहाड़ियाँ तो नहीं मिलती हैं। तो ए ऑप्शन इज गलत, क्योंकि भुवन पहाड़ियाँ मीजो हिल्स का भाग है, यानी मिजोरम में है, जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है। जबकि गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ वो मेघालय पठार का हिस्सा हैं। यानी कि भुवन की जो पहाड़ियाँ वो हिमालय की हैं। किसकी है? हिमालय की हैं। चलिए, तो ये तो था दोस्तों, आज आपने देखा हिमरेखा और पठार के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे तटीय भाग के बारे में, जिसमें हम भारत की तटरेखा के बारे में बात करेंगे। जो आपकी भारत की तटरेखा लगभग 9 राज्यों से सम्मिलित होती है। गुजरात से लेकर हम शुरू करेंगे, यहाँ पर ये पूरा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल वगैरह सारे क्षेत्रों को हम कवर करते हुए मिलेंगे। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। क्या करना है आपको? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।